नेक्स्ट है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम जानेंगे ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में। ठीक है, तो ग्रेगर जोहान मेंडल से शुरुआत होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स की। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है मेंडेलियन जेनेटिक्स की। इससे पहले बहुत सारी प्री मेंडेलियन थ्योरीज आई थी ये बताने के लिए कि कैरेक्टर्स किस तरीके से आगे जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में, पर मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है इसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिली और इसी की वजह से जो मेंडल थे उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं रहा इनका सफ़र। जानते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इनका जो लाइफ पीरियड है वो 1822 से 1884 तक चला। ओके, 1822 में इनका बर्थ हुआ, 1884 में ये इनकी डेथ हो गई। बॉर्न इन ऑस्ट्रिया, एक गांव में, वहाँ ऑस्ट्रिया में इनका बर्थ हुआ था। He was a physicist by education. He was a monk, a priest by profession. Okay. He started conducting experiment on garden pea. तो ये इन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो चर्च था वहाँ बैकयार्ड में गार्डन पी प्लांट थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ की हाइट बहुत ज़्यादा है, कुछ की हाइट बहुत कम है। तो इनके मन में क्यूरियोसिटी आई, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो किस पर स्टार्ट किया? गार्डन पी प्लांट पर, जिसका कि साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। कब किया स्टार्ट? 1856 में स्टार्ट किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना। 1863 में जाके ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। ओके, इन्होंने अपनी जो फाइंडिंग्स थी, साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं उसके बाद उनकी फाइंडिंग्स होती हैं उसको किसी जर्नल में पब्लिश कराते हैं। क्या कहते हैं इसको? जर्नल। ये जर्नल में पब्लिश कराते हैं। ठीक है, पब्लिश कराते हैं इसको। तो उस जर्नल का नाम क्या था? उसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी एक तरीके का न्यूज़पेपर होता है, आप रिसर्च के लिए समझ लीजिए आप। ठीक है, इसमें पब्लिश कराते हैं साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज को। तो उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। और उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसका नाम उन्होंने क्या दिया था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये एक्सपेरिमेंट का नेम था। ओके, तो he published his work by name Experiments on Plant Hybridization in journal called Proceedings of Broome Natural Science Society. ओके, कब पब्लिश किया उन्होंने इसको? इन 1866 में उन्होंने किया। ठीक है, लेकिन नोबेल प्राइज इनको कब मिला? नोबेल प्राइज मिला इनको 1900 में, मरने के बाद इनको नोबेल प्राइज मिला। इतने दौरान में कितनी साल गुजर गई? 34 ईयर्स। 34 ईयर्स तक इनका जो वर्क था वो अननोटिस्ड गया। तो मेंडल डाइड इन 1884 बट हिज वर्क वेंट अननोटिस्ड फॉर 34 ईयर्स। 1866 में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और 1900 में यानी कि 1900 में जाकर उनको नोबेल प्राइज मिला, उनका वर्क रिकॉग्नाइज किया गया। तो 34 साल लगे, 34 ईयर्स लगे उनके वर्क को नोटिस में आने में। So his work went unnoticed for 34 years. ठीक है? In 1900, 3 scientists, that is Hugo de Vries, कार्ल लोरेंज और शर्मैक, ये 3 साइंटिस्ट थे। ह्यूगो de Vries हॉलैंड से थे, कार्ल लोरेंज जर्मनी से थे और शर्मैक ऑस्ट्रिया से थे। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट रीपरफॉर्म किया इन एक्सपेरिमेंट को और जाना कि जो भी उन्होंने कहा था वो सब सही था। ठीक है, और in 1900 he was awarded with Nobel Prize. Okay. अच्छा, तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्या हो गया था कि इनका वर्क 34 ईयर्स तक अननोटिस्ड गया? तो ये क्वेश्चन बनता है एनसीईआरटी के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी और नीट के हिसाब से भी। तो क्या है इसमें आंसर? पहला उसका रीजन है, फर्स्ट रीजन इज कि उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एग्रेसिव नहीं थी, वो ऐसी नहीं थी किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी was not aggressive। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पर्सनैलिटी was not aggressive। सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस जर्नल में उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था उसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, उसकी रीच बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब उसको बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट पढ़ते नहीं थे या लोग पढ़ते नहीं थे। ठीक है,
journal has had very less circulation, hence could not reach to the worldwide. Okay, थर्ड क्या था? थर्ड था कि जिस टाइम पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था या अपनी जो अपनी फाइंडिंग्स थी पब्लिश किया था, उस टाइम पर दुनिया में डार्विन की एक थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ ऑरिजिन, और सबका ध्यान उस पर था. ठीक है, तो दैट टाइम होल वर्ल्ड was rocked by theory of origin, by चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी पर काम किया था, थ्योरी ऑफ ऑरिजिन पर, इवोल्यूशन को जानने के लिए. उस समय की थ्योरी आई थी, पूरी दुनिया का ध्यान उसी तरफ था. ठीक है, नेक्स्ट का रीजन था, नेक्स्ट रीजन था कि उन्होंने अपने फाइंडिंग्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज किया था. ठीक है, रेशियोज का, इन सब की बात की थी, और किसी ने बिलीव नहीं किया था कि बायोलॉजी में इस तरीके से रेशियोज का इस्तेमाल हो सकता है. So he used mathematical expressions so nobody believed. ठीक है, तो क्या उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस थे जैसे कि रेशियो वगैरह, तो उन्होंने उसका यूज़ किया था. इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए उनका जो फाइंडिंग्स थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने उसको माना नहीं. फिफ्थ, तो जब उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने रिजल्ट को लेकर. क्यों नहीं थे? ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज रिजल्ट्स, क्योंकि जब उन्होंने अपना सेम एक्सपेरिमेंट एक दूसरे प्लांट पर उन्होंने रिपीट किया था तो सेम रिजल्ट नहीं आए थे. ठीक है, तो ही himself was not very confident because he could not repeat his results. He could not repeat his results on hawkweed plant, इसको हम क्या कहते हैं और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? हाइरेशियम. ठीक है, जब इस पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया तो सेम रिजल्ट नहीं आए थे. तो जब भी कभी ऐसा होगा तो डेफिनेटली इसका कॉन्फिडेंस से भूल जाएगा कि साइंटिस्ट का, तो इसलिए वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे. ठीक है, एक और रीज़न था क्या कि उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो अपने टाइम से आगे था. ठीक है, हिज एक्सपेरिमेंट वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, इसीलिए लोगों को बिलीव नहीं हुआ उनके एक्सपेरिमेंट पर. was ahead of his time. ठीक है, तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से कि उनका जो वर्क था वो 34 इयर्स तक अननोटिस्ड चला गया. ओके, तो इस पर क्वेश्चन आता है, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये इसके आंसर है. ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई ही सेलेक्टेड गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. ओके, इस पर आता है. अब हम ये देखें. नेक्स्ट अब बात आती है कि व्हाई मेंडल सेलेक्टेड गार्डन पी प्लांट या पाइसन सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर करेंगे? इस पर आंसर करेंगे आप, इट वाज एन एनुअल प्लांट. तो जो पी प्लांट था वो कैसा था? वो एनुअल प्लांट होता है. एनुअल प्लांट मतलब कि उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 1 साल की होती है.
मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। 1 साल के अंदर सब वो मर जाता है, ग्रो भी कर जाता है, रिप्रोड्यूस कर जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट हमको मिलते हैं वो 3 महीने के अंदर तो रिजल्ट मिल जाते हैं, तो जल्दी रिजल्ट मिलते हैं इसमें, इसलिए इसके लिए फायदेमंद है कि रिजल्ट जल्दी आएंगे। ओके, इजीली अवेलेबल था, उसके आसपास बहुत सारे प्लांट थे। वेरियस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे होते हैं, जैसे टॉल और ड्वार्फ बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इजीली अवेलेबल थे उसके आसपास, मतलब उसको उन प्लांट्स में, गार्डन में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स बहुत इजीली अवेलेबल थे, बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे डिफरेंसेस, कि भाई इसमें ये डिफरेंस है, इसमें बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा था। तो क्या क्या उससे कैरेक्टर लिए थे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। पी फ्लावर नॉर्मली रिमेन्स क्लोज्ड, इसलिए इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, और इसके लिए बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि जब भी इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराना होता था उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे थे कि वो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता था अपने आप ही, ठीक है। इजी टू ग्रो, ग्रो भी इजीली हो जाता है प्लांट। तो ये सारे इसके रीजन थे। अब एक क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या थे मेंडल की सक्सेस के, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल क्यों हो पाया, ठीक है। तो उसके कुछ रीजन है, जैसे पहला है कि स्टडीड 1 or 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो उसने सिर्फ, जैसे टोटल उसने 7 कैरेक्टर्स पे काम किया था, ही वर्कड ऑन 7 कैरेक्टर्स। हम देखेंगे भी कौन से 7 कैरेक्टर्स थे वो, लेकिन उसने एक टाइम में, मतलब एक जनरेशन में सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर पे काम किया, फिर बाकी 1 या 2 नेक्स्ट पे किया, फिर ऐसे नेक्स्ट पे किया, फिर ऐसे करते करते उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। सारे कैरेक्टर को उसने एक साथ समझने की कोशिश नहीं की, इसीलिए बाकी जो उसके पहले साइंटिस्ट उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स दिए थे एक साथ, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, ठीक है। ही वॉज लकी एज ही डिड नॉट फेस लिंकेज। अब आप आगे पढ़ोगे, एक चीज़ आएगी लिंकेज में, अभी नहीं समझा सकता आपको वो आगे अपने आप समझ जाओगे। लिंकेज एक चीज़ होती है कि उससे वो नहीं एनकाउंटर, वो नहीं टकराया, अगर लिंकेज सामने आ जाती उसकी तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसका रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाता, ठीक है। ही सेलेक्टेड, तो इसमें वो लकी था, इस वाले पॉइंट में वो लकी था, ठीक है। नेक्स्ट ही सेलेक्टेड प्योर वैरायटीज। उसने क्या किया था, उसने प्योर वैरायटी को सेलेक्ट किया था। प्योर वैरायटी का मतलब क्या है कि अगर उसने टॉल लिया तो टॉल ये नहीं था, हेटेरोजाइगस नहीं था, वो टॉल होमोजाइगस था, ठीक है। तो उसने प्योर वैरायटीज को लिया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब कैसे पता चलेगा ये, तो उसने क्या किया था, उसने टॉल से टॉल को बहुत जनरेशन तक उसने क्रॉस करवाया, तो चांसेस हो गए थे कि बिल्कुल इसमें से जो स्मॉल टी वाली जीन थी, मान लीजिए उसने ये एक्सपेरिमेंट कराया स्टार्टिंग में, जब बार बार इस एक्सपेरिमेंट कराया तो क्या होगा, अल्टीमेटली ज्यादातर जीन जो आएंगी वो इसकी आएंगी, जो जनरेशन आएंगी ज्यादातर, जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो इसकी आएंगी, तो प्योर जनरेशन आने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसलिए बार सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा टॉल का टॉल से तो क्या होगा, तो जो रिसेसिव वाली जीन थी वो धीरे धीरे करके अपने आप एलिमिनेट हो जाती है जनरेशन से, ओके। तो क्या बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं, प्योर ब्रीड, ठीक है। तो उसने जो एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट जो सेलेक्ट किए थे वो कैसे थे, प्योर वैरायटीज थी। मतलब अगर उसने एक्सपेरिमेंट करवाया टॉल का ड्वार्फ से तो उसने ये लिया, ड्वार्फ तो यही हो सकता है और कुछ हो नहीं सकता, बात सिर्फ टॉल की है, तो टॉल के लिए उसने कैपिटल टी वाले लिए थे, ठीक है, मतलब डोमिनेंट जीन वाली। He took care to avoid contamination। जब भी इसने सेल्फ पॉलिनेशन कराया प्लांट में तो उसने ध्यान रखा कि कंटेमिनेशन ना हो जाए, इसने प्रॉपर केयर की इस चीज की, ओके। He kept complete statistical records। उसने क्या किया, उसने पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो होता है कि कितने वाले, कितनी जनरेशन इसमें लंबी आई है, कितनी छोटी आई है, किसकी लीफ ऐसी है, किसका फ्लावर ऐसा है, सब उसने डेटा पूरा बना कर रखा प्रॉपर, ताकि इसको एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट फाइंड आउट करने में इजी हो। तो ये कुछ रीजंस थे इसके कि क्यों मेंडल सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है, ओके। तो उसने कौन से 7 कैरेक्टर्स दिए थे, 7 कैरेक्टर्स कौन से थे वो, एक था हाइट, ठीक है, दूसरा था पॉड कलर, तीसरा पॉड शेप, चौथा सीड कलर, पांचवा सीड शेप, सिक्स्थ फ्लावर कलर, सेवेंथ फ्लावर पोजीशन।
तो ये 7 कैरेक्टर्स उसने लिए थे, ठीक है। अब इसके डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से थे सिलेक्ट किए थे, ये कैरेक्टर्स थे। कैरेक्टर्स इसमें डोमिनेंट क्या था और रिसेसिव क्या था, ये आप 10th में पढ़ चुके हो। डोमिनेंट कौन सा हेड का, टॉल, और ये ड्वार्फ, ठीक है। पॉड कलर, पॉड क्या होता है, पॉड का मतलब है मटर की जो फली होती है, पी प्लांट लिया है ना, तो मटर की जो फली होती है, फली मतलब ऊपर से जो दिखती है हमको, ठीक है, फली, वो होती है पॉड, और उसके अंदर जो जो मटर होती है उसको क्या कहते हैं, सीड, ठीक है। तो जो पॉड है मतलब ऐसे बनाएंगे ना इसको, ऐसे करके, दिस इज पॉड, इसके अंदर क्या है, सीड्स है, सीड्स है ना, तो ये क्या है, सीड्स, और ये पॉड है पूरा। तो पॉड कलर क्या लिया इसने, ग्रीन, डोमिनेंट है, और ये येलो। पॉड शेप इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई, जो फली थी वो फूली हुई, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड है मतलब पिचकी हुई, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कैसी है, ये रिसेसिव है। सी कलर क्या है, येलो, ये ग्रीन, ग्रीन, ठीक है। सीड शेप राउंड, ये रिंकल्ड, मतलब कि प्रॉपर अगर राउंड है या फिर ऐसे झुर्रियां बन रही है थोड़ी सी ऐसे करके, तो वो राउंड नहीं है। ऐसे आपने देखी होगी बटर का दाना, ऐसे भी देखा होगा इसमें झुर्रियां बनती हैं, रिंकल्स बनते हैं, तो रिंकल्ड कहते हैं, और ये राउंड है, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट, ये वाइट। फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो उसने लिए थे, ये डोमिनेंट थे और ये रिसेसिव थे, ठीक है। एक्सियल मतलब एक्सिस पर, एक्सिस पर मतलब उसके स्टेम के आसपास फ्लावर, और टर्मिनल मतलब बिल्कुल किनारे पर एकदम फ्लावर है, तो एक्सियल और टर्मिनल। तो ये कैरेक्टर से 7, और ये थे इसके डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो उसने इन कैरेक्टर्स पे काम किया था। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, जो लॉज दिए गए थे, लॉ जो उसके जो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, उन लॉ के बारे में बात करेंगे, मतलब लॉज ऑफ मेंडल या मेंडल्स लॉ या फिर लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है।